गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट सफर सीजन 2 एपिसोड नंबर 2 में। माई सेल्फ सूर्या, आई विल बी द होस्ट ऑफ दिस इवनिंग। आज का ये इवेंट सफर पॉडकास्ट सीजन 2 का 3rd एपिसोड है। सफर विधि एकता संघ की तरफ से एक छोटी सी पहल है जिसके थ्रू हम आपको लीगल इंडस्ट्री के कुछ एस्पायरिंग इंडिविजुअल से रूबरू कराते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे गेस्ट मिस्टर अनुप प्रकाश सर। वेलकम सर टू आवर 3rd एपिसोड ऑफ दिस सफर पॉडकास्ट सीजन 2। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहूंगा, मिस्टर अनुप प्रकाश अवस्थी is an advocate on record of Supreme Court who had completed his LLB from Delhi University and became first generation self-made lawyer. He had registered insolvency, professional and bankruptcy board of India. He is also a registered GST practitioner and also deals with criminal cases, international trade and commercial litigation. नहीं, ये सर्वोच्च न्यायालय और प्रैक्टिस का सर्वोच्च आयाम भी है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हो जाते हो। तो मैंने शुरुआत तो सामान्य ही की थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल एडवोकेट बनने का मतलब है आपको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनना। उसके लिए 5 साल कम से कम, आप 1 साल का कंपल्सरी इंटर्नशिप चाहिए, वो ट्रेनिंग मैं कहूँगा, और उसके बाद होती है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो वो सब करने के बाद आप 7वें साल अपना जो प्रैक्टिस का है उसमें बन पाते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम में एक बार एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का मैं एडवोकेट, एक्चुअल एडवोकेट जो बना हूँ वो प्रैक्टिस के 7वें साल में बना हूँ, और जो उससे पहले के साल हैं उसमें मैं 5 साल तक एक लॉ फर्म के साथ था, जिसमें मैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बेसिकली देखता था, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड चीजें। और चूंकि काम काफी वैरायटी का था उस लॉ फर्म के पास में, तो मैंने एक और जो डेवलप की थी हॉबी, वो ये था कि जो भी फर्म में स्पेशल लीव पिटीशन या सुप्रीम कोर्ट का वर्क आता था उसकी ड्राफ्टिंग करने का मैं प्रयास। तो वो जो अटेम्प्ट होता था, जिस भी केस में मैं ड्राफ्ट करता था, उसमें मुझे ऑफिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर मिलता था। तो उस तरीके से मैं थोड़ी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस भी थी शुरू में, बट मूलतः मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीखा हूँ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और अन्य कोर्ट्स में सीखा हूँ। जो शुरुआती साल हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से नहीं रहे जी। ओके सर, जैसा कि आपने अपने बायो में लिखा हुआ है कि आप इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को सर सर्विस दे रहे थे सर, तो सर इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे सर? ऐसा कुछ भी खास नहीं है। मैंने एक एडवर्टीजमेंट देखा है, अप्लाई किया, और मैं एक गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में लेक्चरर हो गया था, इकोनॉमिक्स। तो कुछ समय तक पढ़ाया, तो मुझे मजा नहीं आ रहा था, तो मैंने रिजाइन कर दिया और फिर मैंने लॉ किया। यस सर, आपने रिजाइन इसलिए, आपको मजा इसलिए नहीं आया ताकि आज के दिन हमारी और आपके सर ये पॉडकास्ट हो सके। तो इस चीज के लिए सर मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज आपने हमें इतना बड़ा अवसर दिया आपके साथ जुड़ने का। ओके सर, तो सर मैं बात करना चाहूंगा सर कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट के एक्सपीरियंसेस है सर, उसमें से सबसे मोस्ट मेमोरेबल कौन सा रहा है सर? बहुत सारे हैं, बट एक तो अभी कल का ही है, मैं बता दूं। मैंने एक जर्नलिस्ट हैं अभिषेक उपाध्याय, उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया था और सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली। उन्होंने एक स्टोरी पब्लिश की थी उत्तर प्रदेश सरकार में, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी कास्ट डायनामिक्स के बारे में। तो उनके खिलाफ FIR हो गई थी, तमाम धाराएं लगी हुई थी। तो कल जो मैंने बहस की उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया कि जो जर्नलिस्ट है उसका फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो गारंटीड है। उसको स्टोरी करने के लिए उसके खिलाफ कोई FIR नहीं की जानी चाहिए। वो आज के दिन में मेरा ख्याल है हर एक जो इम्पोर्टेंट नेशनल डेली है, लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका हिंदू या दैनिक जागरण या दैनिक भास्कर और डेक्कन हेराल्ड, और मैं उसमें भी देख रहा इंडियन एक्सप्रेस, मतलब 10-12 अखबार मैंने देखे, हर एक में फ्रंट पेज में वो हेडलाइन बना हुआ था। तो एक ये तो आज का है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे और भी किए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब मैंने 2010 में अपने को इनरोल कराया था, और उसी टाइम में जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन AIB, उसको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने 2010। तो उसको मैंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। वहां पे हम सफल तो नहीं हुए, लेकिन उससे ये जरूर हुआ कि जो पूरी की पूरी प्रोसेस थी वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी। फिर वो उस फर्स्ट टाइम में वो एग्जाम्स के रिजल्ट तो डिक्लेयर कर रहे थे, लेकिन मार्क्स डिक्लेयर नहीं कर रहे थे। इसके लिए मैंने और रिट पिटीशन की थी, वो मैंने की थी आपकी दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहां भी हम सफल रहे थे। तो
से ही मैंने कुछ ना कुछ तो किया है। और मेरी पहली पिटीशन में बोलूंगा वो मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में की थी जब मैं डीयू में आया था, मुझे हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला था। Yes, और sir. वो भी एक पूरी कहानी है। और मैंने काफी काम किया वहाँ पे, रिसर्च करके आरटीआई के जरिए डेटा निकाले और फिर मैंने देखा कि मैं एलिजिबल था हॉस्टल के लिए और उन्होंने मुझे हॉस्टल नहीं दिया था। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया उनको, वाइस चांसलर को, उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी भी बिठाई हॉस्टल एडमिशन पे, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। फिर मैं चला गया दिल्ली हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में इन पर्सन ही मैं अपेयर हुआ था। और मुझे याद है कि उसमें कोर्ट ने मुझे अल्टीमेटली एक एमिकस क्यूरे दिए, सीनियर एडवोकेट संजय जैन साहब को अपॉइंट किया था मेरे लिए, तो बाद में एएसजी भी हुए। और ऑनरेबल जस्टिस पीएस सिस्तानी साहब हुआ करते थे, उन्होंने एडमिशन दिया। सो एक मतलब शुरुआत मेरी कोर्ट कचहरी से ही हुई है, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तभी से। जी ये तो मतलब सर आपने भी काफी स्ट्रगल्स के बाद ये पोजीशन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, काफी सारे स्ट्रगल्स के बाद आपको पोजीशन मिली है। स्ट्रगल करने के बाद कुछ मिले तो अच्छा भी लगता है, एकदम से मिल जाए तो उतना मजा भी नहीं आता है। फिर उस चीज की फिर इज्जत नहीं रहती है। हाँ, तो आप जो अचीव करते हैं थोड़ा मेहनत करने के बाद, थोड़ा पसीना बहाने के बाद में, थोड़ा एफर्ट करने के बाद में, तो लगता है यस आई हैव डन समथिंग एंड दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। तो उसकी जो लज्जत है, जो टेस्ट है, जो मजा है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। Yes, sir. Okay, sir. Moving to our next question. So, what advice would you give to aspiring kids? एक्चुअली कोई टिप तो नहीं है, मैं बड़ी मोटी मोटी 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। आप अगर ऑप्शंस लेके चल रहे हैं लीगल करियर में, तो आपको कोई ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि आप अभी स्टूडेंट हैं और आपने 3 ऑप्शन रखे हैं कि मैं जुडिशरी में जाऊंगा, या मैं किसी कंपनी में लीगल ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करूंगा, बैंक में चला जाऊंगा उनके लीगल डिपार्टमेंट में, या मैं आऊंगा। ये 3-4 चीजें होती हैं मोटी मोटी जो आप सोचते हैं। और लिटिगेशन में भी लोग कम ही आते हैं। लोग कई बार ये होता है कि नहीं मैं कारपोरेट में जाऊंगा, डेस्क वर्क करूंगा लॉ फर्म में। तो ये 4-5 ऑप्शन मोटे मोटे होते हैं। तो अगर आप ये 4-5 ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो कोई एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बिकॉज यू हैव द ऑप्शन। यस सर। मेरा जो सुझाव है, जो भी आपके दर्शक हैं उनको, और जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो लॉ कर रहे हैं और एडवोकेट बनना चाहते हैं, सभी को आपको एक ऑप्शन ले। अगर आपको मन करता है कि आपको जुडिशरी में जाना है तो फिर उसी के लिए तैयारी करिए, आप फिर बाकी के लिए हाथ पांव मत मारिए। आपको ये लगता है कि हमें बैंक में जाना है या कंपनी में लीगल ऑफिसर की कैपेसिटी में काम करना है तो उसकी तरफ जाइए। आपको किसी एनजीओ में अगर एडवोकेसी करनी है, अगर डेवलपमेंट जो जॉब्स हैं उनमें एज अ लीगल कंसल्टेंट की तरफ काम करना है तो आप उसको करिए। अगर आपको एडवोकेसी में आना है, रियल लिटिगेशन में आना है, तो आप प्योर वही करिए। आप एक से ज्यादा चीजें करेंगे तो फिर आपका जो आउटपुट है वो उतना बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि एफर्ट्स तो आप 2-3 फ्रंट्स पे लगा रहे होंगे और आप थक जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि हमने मेहनत बहुत की और हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिले नहीं। तो फोकस्ड अप्रोच अगर है, जो अर्जुन को था कि वो सब जो पूछा द्रोणाचार्य ने कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, दृष्टि से पूछा तो उन्होंने बताया पेड़ दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं और बादल दिख रहा है। ऐसे ही बाकी चीजें भी और पांडवों ने बताई, लेकिन अर्जुन से जब पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो अगर केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, मूवी आई थी बुलसाई, सांड की आंख, तो यहाँ मैं चिड़िया की आंख बता रहा हूँ, अगर वही दिख रही है आपको तो आपको वही मिलेगी। और अगर आपको पेड़ पत्ते और आसमान सब कुछ दिख रहा है तो आपको वो मिलेगा। तो मेरा ये मानना है आप जो चाहोगे वही पाओगे। तो आप चाह क्या रहे हो वो निर्भर करता है। मुझे पता था कि मुझे लिटिगेशन ही करनी है, तो लिटिगेशन ही किया। जिस लॉ फर्म में था वहां भी वो लोग मेरे से बड़े खुश थे, क्योंकि मैं पहला आदमी होता था जो 8 बजे आ जाता था और आखिरी होता था जो 9:30 बजे जाता था। फर्म में किसी को नहीं पता था ऐसा मैं क्यों करता था। मैं इसलिए क्योंकि सड़कें खाली होती थी और आप यहाँ और जो कम्यूट करने में 45 मिनट का टाइम लगता है वो 15 से 20 मिनट का लगता था, और सुबह सुबह एक अच्छी जगह नाश्ता मिल जाता था। तो ये करते हुए मैं समय से ऑफिस आ जाता था और पहला बंदा होता था ऑफिस आने का।
और जो आपको कोर्ट शुरू होती है ना उसमें 1.5-2 घंटे मिल जाते थे, तो उसमें आप ब्रीफ पढ़ सकते हो, जो अभी आपके सामने केस है ना उसका आप पलट उलट सकते हो, तो मेमोरी थोड़ी फ्रेश हो जाती थी। दूसरा चीज क्या होता है, तो मैं लास्ट बंदा होता था जाने वाला, क्योंकि 9:30 बजे के बाद भी सड़कें यूजुअली दिल्ली में खाली हो जाती हैं, और उस टाइम में खाना मिल जाता था। तो है कि वो मैंने रूटीन बना रखा था, और मैं कभी भी जो केस था, जैसे क्योंकि मैं किसी के यहाँ काम करता था, तो मैंने उनकी सभी फाइल्स पढ़ डाली, करीब करीब 1000 के आसपास फाइल पढ़ डाली मैंने शुरुआती 1.5-2 साल के अंदर, और जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैंने ड्राफ्टिंग की, और तो उससे सब पता चल गया। अब होता क्या, अगर आप इस तरीके का काम करते हो, प्रोवाइडेड यू एंजॉय वर्क, एक तो है अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आप थक जाते हो। जो से अगर आप बढ़िया बांसुरी बजाते हो तो आपको जब भी थक जाओगे ना तब बांसुरी बजाओगे और आपको अच्छा लगेगा। आप अगर बढ़िया बैडमिंटन खेलते हो तो आप थक जाते हो तो बढ़िया बैडमिंटन खेलते हो। लेकिन अगर आपको काम करने में मजा आता है ना, तो जब आप थक जाते हो और कुछ और काम करते हो ना, तो फिर से एनर्जी आ जाती है। तो अगर आपको लिटिगेशन में रियली सक्सेसफुल होना है ना, तो ये करना पड़ेगा, क्योंकि रोज नया नया चैलेंज है। आपका यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है, सेमेस्टर एग्जाम, तो आप 6 महीने में एक बार या 5 महीने में एक बार जाते हो, उसके लिए प्रिपेयर करते हो। यहाँ हर दिन आपका एग्जाम होता है, और आपको जो आपका एक पूरा पेपर होता है यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, उतना आपकी एक ब्रीफ होती है जो आपके सामने होती है 150-200 पेज की, और आपको फैक्ट्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। लिटिगेशन में सक्सेस के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटिगेशन वाला हूँ, बाकी चीजों का हूँ नहीं, तो उसके बारे में बताऊंगा जो मेरा लिमिटेड नॉलेज है। लिटिगेशन के बारे में जो बता रहा हूँ, तो आपको लीगल एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए और फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स अगर आप क्लियर हो तो आपको उसका लॉ समझ में आ जाएगा। लोग अपनी फाइल ही नहीं पढ़ते हैं, उठाया साइड में और चले गए, और कोर्ट आपसे कभी भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं पूछता, वो आपसे फैक्ट पूछता है। इफ यू आर एबल टू टेल द कोर्ट योर फैक्ट्स, यू मे हैव योर डे। और अगर आपको पता है तो आपको उसके बारे में जो लॉ है ना उसको जानने का टाइम मिल जाता है, फिर आपके टिप्स में हो जाता है। एडवोकेट होने का जो अच्छा चीज है ना, अगर आपको लॉ नहीं भी आता है तो आपका दिमाग बता देगा, यहाँ आपको मिल जाएगा सोल्यूशन। तो अभी तो पहले तो बुक से रिसर्च करनी पड़ती थी, अब गूगल या तमाम सारे वेबसाइट्स हैं लीगल, उससे आप सर्च करोगे तो आपको एक सर्च बटन ही दबाना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा लीगल प्रपोजिशन क्या है। लीगल प्रपोजिशन दिमाग में फॉर्म करो, राइट इट ऑन द जो सर्च इंजन है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट। वो आपको तब होएगा जब आपको फैक्ट्स पता होंगे। तो मेरा ख्याल है ये एक तरीका है। और दूसरा चीज क्या है ना, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो और आप पहले दिन से लिटिगेशन में आना चाह रहे हो, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा आइडिया नहीं। ऐसा क्यों सर? इसलिए क्योंकि यू नीड समबडी टू टीच यू। आपको लिटिगेशन में ड्राफ्ट्स होते हैं, एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट होता है। सपोज आप फैमिली का म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ही कराने जा रहे हो, सो यू नीड अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, एंड समबडी टेल यू ये करेक्ट है और आपने बना दिया और ये नहीं लिखा जाना चाहिए। तो अगर आप किसी की मेंटरशिप में नहीं है, आप डे 1 से चाह रहे हैं कि हम लिटिगेशन करें, तो ट्रायल एंड एरर का ज्यादा स्कोप है नहीं इसमें। आपका टाइम बना वो तो पोटेंशियली आपको 10 और दिलाएगा। जो टूट गया वो अकेले का लॉस नहीं है, इसका मतलब है आपने चेन में 10 क्लाइंट और खो दिए। तो आपको क्लाइंट लूज करना यू कांट अफोर्ड इन दिस। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप डे 1 से लिटिगेशन में आना चाह रहे हो तो दैट इज नॉट सो वाइज। सेकेंड चीज है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो, बट वेरी वाइज डिसीजन। प्रेफरेबली जहां ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काम करता हो कोई, वहां से काम करना चाहिए। यू मस्ट नो द बेसिक्स। बेसिक्स कहां से आएगा? सीपीसी से आएगा। और अभी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चेंज हो गया, जिसको हम भी कभी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए हैं, बाकी लोग भी नहीं पढ़ पाए हैं, वो प्रोसीजर जानने से आएगा। तो आपको इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपको फोकस होना होगा कि अगले 5 साल में कौन सी ब्रांच में हम बेहतर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो एक्चुअली you need to specialize in at least one branch of law, at least वो स्पेशलाइजेशन चाहिए। और जब आप स्पेशलाइज कर लेते हो तो आपको जो लिटिगेशन में है ना, उसका दोस्त भी लिटिगेशन में है, उसका जानने वाला भी लिटिगेशन में है,
ये एक चेन होती है। लाइक पूरा सर्कल उनका लिटिगेशन डिपार्टमेंट। तो ये फिर आगे बढ़ता जाता है, और जिसको एक प्रॉब्लम होती है ना उसको 5 और होती हैं। तो आपने उसका एक Yes, काम sir. किया तो वो दूसरे के पास नहीं जाता है, बोलता है वकील साहब थोड़ा एक किताब और पढ़ लो, मेरा दूसरा काम कर दो। Even if you are pleading that Yes, I am sir. not master of that particular branch, and I tell you honestly that client know where he stands. It's not that Yes, sir. it is not in his knowledge. That fellow knows very well whether I am going to succeed or I am going to fail. If you are able to Yes. secure better results than his expectation, you will retain your client. If he is sure Yes, sir. that he is losing and you minimize the losses, you will retain the client. If case is crystal clear and you secure more benefit than his expectation, you will retain your client. And even if you fail, Yes, sir. but if you demonstrate that you have done everything with the bottom of your heart, with the best of your abilities and best of your knowledge, you will retain that client. दो Yes, साइड अनलेस एंड अनटिल आप मीडिएशन में जाओ जहां पे समझौता हो जाता है, अनलेस एंड अनटिल किसी एक को हारना ही है। उस स्टेज पे अपील के स्टेज पे किसी Yes, एक sir. को हारना है, तो अब आप हारने वाली साइड में भी कई बार हो सकते हो, जरूरी नहीं कि आप विनिंग साइड में हो। और जो Yes, हार sir. रहा है डिसाइडेड होती नहीं है। तो वो भी आपका क्लाइंट ही है। तो Yes. मैं 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट कर दूं, अगर आपको रियली में सक्सीड होना है तो बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट। फॉरगेट कि आपके साथ बचेगा या चला जाएगा। जब भी आपके पास कोई एडवाइस के लिए आता है तो विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज यू गिव हिम द मोस्ट ऑनेस्ट एडवाइस वेयर स्टैंड्स। अगर आप उसी टाइम में एडवाइस देने की कैपेसिटी में नहीं हो, टेक टाइम। द बेस्ट वे इज, ठीक है आप अपना पेपर छोड़ के जाओ, आई विल गो थ्रू इट एंड गेट बैक टू यू, रीड इट, Yes, sir. formulate the questions of law, the legal proposition, then understand better facts better, sit with him, discuss again, then give the opinion. Do your homework or you give your opinion. और ये कोई इनिशियल स्टेज पे नहीं, मैं हमेशा के लिए बता रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए मुझे प्रैक्टिस में। आपका कोई भी स्टेज हो, हर बार आपके सामने जो क्लाइंट आ रहा है वो नया आदमी होगा, और अगर पुराना आदमी भी है तो ही इज कमिंग विद न्यू कॉज ऑफ एक्शन, न्यू केस जिसके फैक्ट्स होंगे। तो आपको हर बार जो शुरू करना होगा वो स्क्रैच से शुरू करना होगा। और आप Yes, ये sir. सोचिए कि ये सिमिलर नेचर का वो काम है, उसी तरीके से हो जाएगा, जरूरी नहीं है वैसा ही हो। फैक्ट्स Yes, sir. दिखते सिमिलर और कई बार होते नहीं है। तो जब तक कि आप पूरी तरीके से चीजों को समझ ना लें तब तक ओपिनियन देने से बचना चाहिए। और जो भी आप ड्राफ्ट बनाते हो एज अ फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट, सेकंड जनरेशन एडवोकेट, फोर्थ जनरेशन एडवोकेट, सबके लिए मेरा एडवाइस है, जो भी आप ड्राफ्ट बनाते हो रीड इट 5 टाइम्स। जो पोर्शन आप छोड़ोगे उसी में ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेंगी, उसी में जो सिविल लिटिगेशन में क्रिमिनल लिटिगेशन लिखा मिलेगा। जो भी पोर्शन आप छोड़ोगे, चाहे वो फर्स्ट पेज हो या लास्ट पेज हो, वकालतनामा में आप देखोगे आप लड़ रहे हो पिटिशनर की तरफ से, आपने बना रखा है उसको रेस्पोंडेंट की तरफ से। और ये जो छोटी हैं ना वो बहुत मायने रखती हैं। आपका जो क्लाइंट जीत गया तो कुछ नहीं कहेगा, हार गया तो वो जानते हो क्या बोलेगा, इन्होंने किसी चीज पे ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ तो ये मिस्टेक थी। सो जो हारने वाला है वो आपको पैसा भी नहीं दे के जाएगा, आपको अप्रिशिएट भी करके नहीं जाएगा अगर he finds something to blame on you. Yes, sir. Give that fellow any chance to blame you. Okay. और आप ऐसा करते हो then you will retain your client. और अगर आपने Okay, sir. अच्छा उसको कह दिया नहीं आपका केस बहुत अच्छा है और हम कर देंगे, तो आ तो गया वो पैसे भी दे के जाए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेकिन 2-3 हियरिंग के बाद में उसको समझ में आ जाएगा कि वकील साहब जो है सही नहीं बोल रहे। Yes, sir. तो मामला फिर रहेगा नहीं। वो जो आया था वो पूछ रहा था ना वकील साहब आप किसी और अच्छे वकील के पास लेके जाओगे, आप खुद ही अपना काम करोगे, वो वाली मेंटालिटी हो जाती है। ठीक है ना? Yes, sir. वो उससे बचना है। तो मैं ऑडियंस को बता देना चाहूंगा, जैसा कि सर ने बोला, एंजॉय एवरी मोमेंट। अगर आप अपने टाइम पे भी अपने मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं तो वो और भी इजी हो जाएगा, जैसा कि सर ने कहा। और उसके बाद सर ने बोला कि फर्स्ट जनरेशन लॉयर को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि
लॉ को ना चूज करे, लिटिगेशन को ना चूज करे, तो इस चीज के लिए सर हम विधि एकता संघ की तरफ से नहीं, वर्क कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा है, मैंने बिल्कुल नहीं नहीं कहा। सर, जैसा कि मैंने ये सर, कहा है कि जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस आप डे 1 से ना शुरू करें, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जो लिटिगेशन ओके में सर, जा रहे हैं वो पहले दिन से अपने आप लिटिगेशन में ना आवे। दे शुड डेफिनेटली कम, बट as an associate of somebody who is already well established in law practice। मैं बहुत सारे ओके ऐसे सर, जानता हूँ जिन्होंने लॉ किया और सीधे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गए और फिर चलती नहीं है। आपको Yes, एक दो sir. सीखने के लिए राजी होना पड़ेगा। सो मैं ये Yes, sir. बोलूंगा, जो फर्स्ट मैंने मतलब मैं शायद जो मैंने कहा वो कन्वे प्रॉपरली नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। सभी को Okay, sir. में आना चाहिए, लिटिगेशन में एकदम जंप नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। आपको कोर्ट घूमो, Okay, sir. ऑब्जर्व करो। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं भी है तो भी जस्ट ऑब्जर्व क्या हो रहा है ध्यान से। जो सबसे अच्छी कोर्ट हो, सबसे अच्छी कोर्ट के 2 पैरामीटर, जज किस तरीके से डील करते हैं एडवोकेट के साथ में, रिलीफ कैसे दे Yes, रहे हैं, sir. तो ऑब्जर्व दैट। Yes, sir. एडवोकेट तो हर एक अच्छा या बुरा होता है, बट पूरी एक कोर्ट में एक ही Yes, आदमी क्या होता है। तो आप वहां जाएं, वहां बैठ के देखें कैसे ऑब्जर्व होता है, क्या क्या लोग गलतियां करते हैं, तो वो गलतियां हमें नहीं करनी है, ये चीज देखें। Yes, sir. लेकिन आपको कोर्ट जाने के साथ के लिए कुछ इंसेंटिव चाहिए। इंसेंटिव है कि आपके पास केस होना चाहिए, तो आपको डे 1 से Yes, केस sir. मुश्किल होता है, और अगर मिलेगा भी तो किसी न किसी का गाइडेंस चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अगर लिटिगेशन में जाना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे एडवोकेट के पास, जिसके पास काम है, कोर्ट एंड Yes, sir. चाहे वो सिविल लिटिगेशन वाला है चाहे वो क्रिमिनल लिटिगेशन वाला है, उसके साथ लग जाइए। पहले दिन से इंडिपेंडेंट होने का मुझे लगता है, मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। लिटिगेशन में आने का बिल्कुल एडवाइस कर रहा हूँ, उससे मना नहीं कर रहा हूँ। करना है, हाँ, मतलब विदाउट एनी प्रिपरेशन हमें डायरेक्ट जंप नहीं करना है। मेरे ख्याल से वो नुकसान करेगा आपको लॉन्ग टर्म। Yes, sir. सर बेसिकली आपको हमारा जनरेट करना है ना, Yes, sir. तो जो आपके पास आ गया भूला भटका, वो आपके पास बना रहे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। Okay, sir. Thank you for clearing. बेसिकली जो हमारा संघ है सर, विधि एकता संघ सर, ये स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर को ही प्रमोट कर रहा है, जो कि अच्छे से अच्छे एडवोकेट, एक्सपीरियंस एडवोकेट्स उनको गाइड, जिनसे हमारे साथ, जैसे सर मैं भी एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर ही बनने जा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मुझे काफी सारी हेल्प मिली है अपने डाउट्स क्लियर करने में, और लिटिगेशन में और इंटरेस्ट आया सर इन सारी चीजों की वजह से। तो विधि एकता संघ इस पे एक स्पेशल फोकस देता है सर। ठीक है, ओके सर, सो सर वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज। हाउ सर, जो जुडिशरी है सर, मैं आपसे मतलब एक तरीके से सर समाज हमारा जुडिशरी को सबसे एक उच्च स्थान देता है सर, तो सर ये एक सोशल जस्टिस के सर ये जुडिशरी कैसे काम करता है सर आपके हिसाब से? एक्चुअली मुझे लगता है कि जो पूरी विधिक व्यवस्था है, यस सर, उसको हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं उस स्थान पे रखते हैं। यस सर, उसमें केवल जुडिशरी शामिल नहीं है। यस सर, और अगर चाहे वो सामाजिक न्याय की बात आप कह रहे हैं, वो जब तक कि जो पूरी विधिक प्रक्रिया के सभी अंग मिलकर प्रयास करेंगे तब तक वो अच्छा नहीं हो सकता। अकेले आप जुडिशरी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। There must be some cause. That cause must be nicely drafted. There must be somebody to represent that cause before the court with proper documentation and proper oratory skills, supported Yes, by sir. evidence. Then only you can expect the judiciary to come with such a verdict which is comprehensive, takes care of the issues of everyone. यस सर, तो मुझे लगता है कि जुडिशरी का जितना बड़ा रोल है, उससे कहीं ज्यादा जुडिशरी तक अपनी बात पहुंचाने के सिस्टम का रोल है। यस और सर, उसमें सबसे जो प्राइमा फेसाई रोल है सोशल जस्टिस में, वो एडवोकेट्स का ही है। आप Yes, sir. न्याय हो रहा है तो उसको कोई लेके तो जाएगा। आप कितनी बार यस सर, लेके
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई मतलब सुओ मोटो उस पे एक्शन लें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कर भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास वो अधिकार नहीं है। तो जो हमारी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके कई बार करती हैं, बट आप कितनी बार करेंगे? आपके पास में वन लाइनर इंफॉर्मेशन होती है जो अखबार में छपी होती है या कहीं और से आई होती है, कोई लेटर आया होता है। तो पूरी परिस्थिति को एडजुडिकेटरी मैकेनिज्म के माध्यम से एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने पेश करना, वही प्रोसेस से सामाजिक न्याय का जो भी आप पहलू देखना चाह रहे हो उसको अचीव कर पाओगे। तो मुझे लगता है जितना जुडिशरी का रोल है वो रोल है कंगूरे वाला, अंतिम वाला कि दिस इज द लॉ, ऐसे होना चाहिए, निर्णय वाला। निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं ना, वो भी काफी महत्वपूर्ण है सोशल जस्टिस की प्रोसेस में, जिसमें आपके एडवोकेट्स हैं, जिसमें जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जिन सेंसर्स हैं, मीडिया डिबेट है, क्योंकि आजकल तो विजुअल मीडिया का जमाना है कई बार, तो सबको उसमें एफर्ट करना पड़ता है, चाहे वो प्रो हो चाहे वो अगेंस्ट हो। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डिस्कोर्स है और चीजों को कोर्ट के सामने अच्छे से ले जाने की जो प्रक्रिया है वो अचीव करती है सोशल जस्टिस। मुझे लगता है कि कोर्ट के ऊपर इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर लेना चाहिए कि अपने आप वो सामाजिक न्याय की पूरी जो विरासत है उसको आगे बढ़ाए। सबको मिलकर काम करना है। तो सर मतलब हम ये तो कह सकते हैं ना कि मतलब हमें कहीं से अगर न्याय नहीं मिलता है तो जुडिशरी सिस्टम अभी भी न्याय के लिए जिंदा है। जुडिशरी का मतलब है न्याय। आप जब बात करते हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय हो चाहे किसी अन्य प्रकार का न्याय हो, आप अगर किसी भी सिस्टम में हो, तो जब भी आप जस्टिस करते हैं तो कोई न्याय देता है। वो न्याय मूर्ति हो सकते हैं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं, आपका एसडीएम भी हो सकता है, आपका लेखपाल भी हो सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। न्याय की जो अवधारणा है ना, वो ये है कि जो उचित है, जो आपका ड्यू है, आपको दिया जाए। अगर वो होता है तो न्याय, और नहीं होता है तो अन्याय है। तो न्याय की अवधारणा बहुत बड़ी है और सामाजिक न्याय की भी अवधारणा उतनी ही बड़ी है। तो समाज में तो आपको जिस चीज का अधिकार होना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, चाहे आपके पड़ोसी द्वारा किए गए जो खराब काम है उसकी वजह से, या आपने कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है जिससे आपको लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, उसकी स्थिति से, कुछ भी उसके कारण हो सकते हैं, लेकिन आपका जो ड्यू है अगर नहीं मिल रहा है तो अन्याय है। और उस ड्यू को जो आपको देने में मदद करता है वही न्याय करता है। तो अवधारणा बहुत बड़ी है। ओके सर, क्या हम कह सकते हैं कि सोशल जस्टिस जो है सर वो एक सोसाइटी ग्रोथ के लिए भी काम करती है? बिल्कुल करती है। देखो, सोशल जस्टिस का कोई पैरामीटर नहीं होता। आप जिस सिस्टम में रह रहे होते हैं उस सिस्टम से बेहतर सिस्टम की तलाश, इसी को सामाजिक न्याय कहते हैं। अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कुछ लोग अप्रेस्ड हैं, कुछ लोग अप्रेसर हैं और वो विजिबल है, तो जो अप्रेसर्स हैं उनके साथ कुछ ऐसा किया जाना, विधिक प्रक्रिया के द्वारा, कन्विंसिंग के द्वारा, कानून के द्वारा या सामाजिक दबावों के द्वारा, किसी तरीके से कि वो ऐसा काम ना करें। और जो अप्रेस्ड हैं उनके अधिकारों को हम तो ये सामाजिक न्याय। और ये मैं जो सिस्टम है, कई बार चूंकि ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था रही है इसमें, तो हम कुछ जातियों को अप्रेसर की कैपेसिटी में देखने लगते हैं, कुछ जातियां अप्रेस की कैपेसिटी में देखने लगते हैं, और हमारा सामाजिक न्याय का दायरा वहीं तक सीमित रह जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाएं, तो जो महिला है घर में, जिसको बोलने की आजादी नहीं है, जो उसके या सास ससुर बोलेंगे उतना ही करना चाहे जितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तो उसके लिए भी सामाजिक न्याय के कुछ और मायने हैं। तो सामाजिक न्याय भी बड़ा डायनामिक किस्म का कंसेप्ट है। और आप देखें, अगर कास्ट हायरार्की में भी आप जो सो कॉल्ड अप्रेसर कास्ट है उनको निकाल दीजिए, जो अप्रेस कास्ट है उनके बारे में देखिए, वहां भी कई प्रकार के सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत होती है। बैठ के डिस्कशन करने से बहुत सारी चीजें सुलझ जाती हैं और कई बार उलझती भी हैं। तो हम किस लेवल तक सुलझाव की तरफ जा रहे हैं,
वो अगर हम अचीव कर पा रहे हैं पूरी प्रक्रिया से, तो मुझे लगता है वो सोशल जस्टिस की डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं। और जितना ज्यादा हार्मनी होगी, जितना ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वल नहीं कह रहा हूं मैं, इक्विटेबल कह रहा हूं, और तो उससे उतना ही ज्यादा सामाजिक न्याय होगा। और ये जो प्रक्रिया है वो सतत चली आई है। मैं आपको बताता हूँ, जो पावर में है वो हमेशा उसको चाहिए कहीं से सप्लाई, कहीं से काम करने के लिए मैन पावर, कहीं से तो वो इस पूरी प्रोसेस में जो भी शक्ति है, जो जिसके पास पावर रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे वो किसी तरीके का अन्य पावर हो, चाहे उसके कबीले का ही पावर क्यों ना हो, यस सर, तो जो भी पावर में रहा है वो अप्रेसर किसी न किसी तरीके से हो जाता है। और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई की होगी, तो आप उदार हैं फिर भी आप डिस्पॉट होते हैं। आप बेनेवोलेंट डिस्पॉट वाली जो प्रक्रिया होती है कि हम बहुत शक्तिशाली हैं लेकिन हम उदार हैं, तो पावर है वहां पे ना। अब जो सामाजिक न्याय है उसमें सब लोग एम्पावर्ड होने चाहिए। जो नीचे से होने वाला पहला व्यक्ति है वो भी उतना शक्तिशाली हो, जो टॉप पे है व्यक्ति वो भी। तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, व्यवहारिक दृष्टि से होता नहीं है। और इसको अचीव करने के लिए जो हमारा प्रोफेशन है, लीगल प्रोफेशन, मुझे लगता है वहीं से लोग आते हैं। जब सत्ता थोड़ी ताकतवर हो जाए, आपकी बात सुनी ना जा रही हो, पुलिस आपको प्रताड़ित कर रही हो, तो आपके पास में या तो आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जाएंगे या और वो करेगा कौन? आपको इक्वलाइज कर देता है स्टेट के। आप एज एन इंडिविजुअल आपकी कोई शक्ति नहीं है, लेकिन कानून आपको के बराबर लाके खड़ा कर देता है, क्योंकि कानून की निगाह में सभी इक्वल हैं। और वो काम इक्वल है एक एडवोकेट जो लीगल प्रोफेशन में है। इसलिए सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी पूरी प्रक्रिया में पहला स्टेप तो जो एडवोकेसी करने वाले हैं उन्हीं को लेना होता है। और जब वो अपना केस लेके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे जितने न्यायालय हैं, बड़े बड़े न्यायालय, उन सब ने समय की पुकार सुनी है। और आप देखेंगे इतने सारे जजमेंट्स आए हैं और सभी जजमेंट्स प्रोग्रेसिव हैं, चाहे वो संविधान में दिए गए अधिकारों के पोषण के लिए हों या बाकी चीजों के लिए हों। मुझे लगता है वो सोशल जस्टिस भी है, जेंडर जस्टिस भी है। कोर्ट का टोन हमेशा प्रोग्रेसिव रहा, रिग्रेसिव तो मुझे नहीं लगता कि कोर्ट का टोन कभी रहा है। जी सर, जैसा कि आपने भी मेरे सोशल जस्टिस के बारे में बताया सर, तो सर मेरा एक डाउट था कि सर जब सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय के बीच फैसला करना हो तो कौन सा पैरामीटर अहम रोल प्ले करता है? सर जैसे कि कोई ऐसा केस हो जिसमें अगर व्यक्तिगत न्याय किया जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का समर्थन नहीं होगा, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखो, अब है कि जो थ्योरीज हैं उसमें तो ग्रेटेस्ट गो टू ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा समूह है उसका ज्यादा उसको मिले, ये थ्योरीज के हिसाब से चलता है। जो पेन है, जो दर्द है, जो आदमी जेल में है, जिसके ऊपर कानून का शिकंजा आया है, या जो प्रताड़ित किया जा रहा है कानून की सीमाओं के बाहर, वो इंडिविजुअल ही होता है। तो कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना अपने आप में उचित हो नहीं सकता, क्योंकि दिया नहीं जा सकता। तो जो मैक्सिमम पॉसिबल बैलेंस है उसको बनाने का प्रयास, बहुत ही नाइफ एज पे वाक करना होता है। अगर आप इंडिविजुअल जस्टिस वर्सेस कलेक्टिव जस्टिस की बात कर रहे हो, इंडिविजुअल पे सफर करते हैं क्योंकि कलेक्टिव जस्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसको होते हुए आप किसी एक, जैसे पहले तो होता था कि पानी नहीं बरस रहा है तो नर बलि दो, तो एक आदमी को सैक्रिफाइस करो, पानी बरस जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो वो तो नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। तो जो व्यवस्था थी वो तब की व्यवस्था रही होगी, वो बिल्कुल उचित व्यवस्था नहीं थी, अभी भी नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि इंडिविजुअल को भी पूरी तरीके से महत्व देना चाहिए और जो डेलिकेट बैलेंस है उसको स्थापित करते हुए एक व्यक्ति का जो न्याय के प्रति या न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत उसके जो अधिकार हैं और जो कलेक्टिव जो है समूह का जो अधिकार है, उसके बीच में डेलिकेट बैलेंस ही करना पड़ेगा। यस सर। और वैसे मैं इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखता हूँ, क्योंकि अगर आप समूह को देखें तो वो भी समूह क्या है, इंडिविजुअल्स, कई सारे इंडिविजुअल तो एक ग्रुप बन गए। जो समान प्रकार के हित वाले लोग हैं उनका एक बड़ा नंबर हो जाए तो दैट्स अ ग्रुप।
तो Yes, sir. अगर हर एक इंडिविजुअल को आप एम्पावर करेंगे, उसके अधिकारों के प्रति आप सचेत रहेंगे, तो जो कलेक्टिव है उसके प्रति भी होंगे। मैं आपको ये बताऊं इसमें होता क्या है। Yes, sir. पिछले 40-50 सालों में जो मतलब 70 साल हमें हुए आजाद हुए, जो शुरू के तमाम सारे वर्ष थे ना, तो चूंकि हमें जो अर्थव्यवस्था मिली थी कंप्लीटली बैंकरप्ट, जो ब्रिटिश से जो हमने इनहेरिट किया, Yes, sir. कैपिटल नहीं, मोस्टली जो कंट्री था वो एग्रो बेस्ड था, इंडस्ट्रीज भी नहीं थी, तो और खाने वाले तो बहुत थे। Yes, sir. तो नेशनल केक जो था ना वो बड़ा नहीं था, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो बड़ा लिमिटेड था। Yes, sir. अब उसके जो परिणाम होते हैं वो ये होते हैं कि जो ताकतवर है, जो पावर में है, वो तो सब खा जाता है, जो नहीं है उसको नहीं मिलता। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप स्कूल में हैं, आप क्लास 1 के बच्चे हैं, तो उसमें कुछ बच्चों का साइज छोटा होगा, कुछ बच्चों का साइज बड़ा होगा, और कई बार उसमें बदमाश बच्चे भी होते हैं, दूसरे का टिफिन खा जाते हैं। Yes, sir. शुरुआत जो थी हमारे देश की लगभग उसी तरीके की थी, और तब जरूरी हुआ कि कानून के जरिए जो आरक्षित हैं, जो जिनको प्रोटेक्शन नहीं मिला है या प्रक्रिया में जो पीछे छूट गए हैं सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, ऐतिहासिक कारणों से, उनको भी कानून के जरिए बराबर रखा जाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स कानून के हिसाब से बराबर नहीं देखते थे। आपने अगर Yes, पढ़ा sir. होगा तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और भी 3 दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में तो अभी वही प्रक्रिया चली आ रही थी जिसमें आपकी कास्ट हायरार्की के हिसाब से आपको वर्क मिलता था जेल के अंदर, तो अभी खत्म हुआ 1 दिन 2 दिन पहले। तो ये पूरी प्रक्रिया चली आ रही थी। तो अब जब हमारे पास बहुत कम चीजें, प्रोविजंस भी बहुत कम हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो? तो उस वजह से कानून बना के सब कोई किसी के साथ गड़बड़ ना करे, तो कानून तो बन जाते हैं। व्यवहारिक स्थिति में इम्प्लीमेंटेशन में समय लगता है। अब मुझे लगता है 70 साल बाद तब से तो बहुत बेहतर स्थिति है। बिल्कुल बेहतर स्थिति है कोई नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी चीजें थोड़ी बेहतर हैं जो पहले रहे होंगे। मेरा जीवन जो है उसके अंदर तो मुझे बेहतर ही लग रहा है, अपने लिए भी लग रहा है, अपने दोस्त के लिए भी लग रहा है। और उससे पहले Yes, क्या sir. था पता नहीं, इसलिए जो हम बुक्स में देखते हैं उसी के हिसाब से कमेंट कर सकते हैं। Yes, sir. Okay, sir. So, sir, moving to our next question, sir. Sir, अगर हम बात करें most significant change in Indian law, sir, के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सर? देखो, हमारे पास बहुत सारे कानून है, मुझे लगता है हर एक चीज के लिए कानून है। तो सिग्निफिकेंट कोई चेंज तो मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा जो किया जाना चाहिए। ऐसा जो चल रहा है उसी को अच्छे से चलाना, वो मैं मानता हूँ। मैं हमें जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। अगर आप क्रिमिनल लॉ की बात करें चाहे सिविल लॉ की बात करें, मैं आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कहाँ पे आती है। कानून में कमी नहीं है। जो हमारी, सपोज मैं क्रिमिनल लॉ का उदाहरण देता हूँ, जो प्रोसिक्यूशन मशीनरी है ना, उसमें कोई Yes, sir. नहीं करना चाह रहा। Yes, sir. जैसे कोई क्राइम हुआ तो उसका प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, एविडेंस जुटाए जाए, पुलिस इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे और कोर्ट में अपनी चीजें रखे, और कोई किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस ना करे उस पूरी प्रोसेस में डिरेल करने Yes, के लिए। तो वो मैकेनिज्म अभी भी हम अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। वो काफी सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी मैं नहीं कहूंगा कि जो हमारा प्रोसिक्यूशन सिस्टम है वो पूरी तरीके से दबाव मुक्त है, मैं नहीं कहूंगा। और जो टेक्नोलॉजी को इक्विप्ड होना चाहिए वो भी नहीं है। तो एक तो वो प्रॉब्लम है, जो जस्टिस डिलीवरी में जो प्रॉब्लम की बात है, तो मुझे लगता है अगर कोई सुधार होना चाहिए तो उस लेवल पे होना चाहिए। दूसरा मैं बताता हूँ, जो आपका रेवेन्यू है, यानी जो टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं, वहां पे मैकेनिज्म है। देखो, टैक्स चोरी या टैक्स अवॉइडेंस, ये जो है ये बड़ा थोड़ा महीन सा उसमें विभेद है। आप अगर व्यापार में हैं या आप प्रोफेशन में हैं किसी, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं। और वो बचाना Yes, sir. लेवल तक चला जाता है कि आप रिपोर्ट नहीं करते अपनी इनकम, बट Yes, sir. यू आर कीपिंग दैट मनी विद यू। अब होता क्या है कि सिस्टम जो है उसमें वो डिस्क्रिशन जैसा है, तो वो बहुत ज्यादा उनका उस पर दबाव चीजों को सुधारें। जो जो वहां पे प्रोसिक्यूशन में
जो टैक्स का है वो भी ये चाहते हैं कि हम उनसे कुछ आपस में समझौता करें, डील कट करें और इस प्रोसेस को चलने दें। तो वहां भी यही प्रॉब्लम है, जो इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो वहां भी है। तीसरा मैं सिविल लॉज में अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड की बात करें तो एक्चुअली क्या है ना, आप अगर दिल्ली और बाकी आसपास तो थोड़ा ठीक है, बाकी जगहों पे आपका जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठा हुआ है, फैन भी ठीक से चल नहीं रहा होता, ऊपर से पलस्तर झड़ रहा होता है। आप किसी उत्तर प्रदेश के किसी की परिकल्पना करें, पुराने परिसर हैं उनकी बात मैं बता रहा हूँ, एसी नहीं है और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि चिलचिल दोपहरिया में वो उसी प्रक्रिया में डिसीजन देते रहें। और एक एक कोर्ट के पास में इतना काम है कि आप 100 केस भी लगा लें तो भी आप निपटारा नहीं कर सकते। तो फोकस जो है कानून बनाने पे जितना है, अगर उसका आधा भी उस कानून को लागू कराने की प्रक्रिया में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की ट्रेनिंग में, इंफ्रा बढ़ाने में हो जाए तो मुझे लगता है काफी सुधार हो जाएंगे। तो मुझे वहीं पे सुधार की आवश्यकता लगती है, मुझे नए कानून या उस सब की कोई आवश्यकता लगती नहीं है। रोज कुछ भी गड़बड़ हो गया तो अगले दिन आंदोलन होता है कि फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे होनी तो चाहिए भाई, लेकिन करवाएगा कौन, कैसे होनी चाहिए उस पर कोई फोकस नहीं होता। 20 साल की सजा को हम फांसी की सजा में लेके आएंगे अगर कोई ऑफेंस है जो हीनस है। तो अब सजा बढ़वाने में, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं पड़ता ना, कानून की किताब चेंज कर दिया आपने, लेकिन उस सजा को दिलवाने में जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, उनके ऊपर मॉनिटरिंग हो, उनमें ज्यादा लोगों को रखा जाए, उस पर किसी का फोकस नहीं। ये बड़ा सैड पार्ट है हमारी पूरी विधिक व्यवस्था का। मुझे लगता है कि अगर कहीं सुधार लाने की आवश्यकता है तो वहीं पे लाने की आवश्यकता है। मैं बता रहा हूँ, अगर ये अश्योर्ड हो कि हमें 1 महीने की सजा हो जाएगी, ये अश्योरेंस हो, तो लोग बड़े से बड़ा काम नहीं करेंगे। लोगों को यही अश्योरेंस नहीं है कि हम कर तो देंगे, 1 महीने की सजा होगी, आप फॉरगेट अबाउट लाइफ। तो थोड़ा तगड़ा इम्प्लीमेंटेशन, और अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसमें प्रोसिक्यूशन, उसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उस पे सुधार की जरूरत है, उस पे डिबेट की भी जरूरत है, उस पे राज्य के स्तर पे, केंद्र के स्तर पे, जुडिशरी के जो हायर लेवल है, जो पूरी व्यवस्था में थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट डाल सकते हैं, उनके स्तर पे वहां पे सुधार की जरूरत है। और मुझे लगता है कानून, हम आप बात कर रहे हैं ना, तो आईटी एक्ट यहाँ पे लागू हो रहा है, संविधान का जो आर्टिकल 19(1) है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी लागू हो रहा है। जो सोशल है तो उसमें तमाम सारे पैरामीटर लागू हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि कानून नहीं, कानून हर चीज के लिए। पोल्यूशन है तो पोल्यूशन का अलग कानून है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग कानून है, मेडिकल के लिए कोई हो तो मेडिकल का डिवाइडेड है। तो हर एक चीज का सारे डिपार्टमेंट जो है, कह सकते हैं सारे डिपार्टमेंट जो डिवाइडेड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी सोच सकें वो कानून भारत में पहले से ही है, किसी भी चीज के लिए। जो कम है यहाँ पे सुधार किया जाना चाहिए ना, कानून को लागू कराने की प्रक्रिया, उस पे किसी का ध्यान से आ जाएगा तो मुझे लगता है वही सबसे बड़ी रिफॉर्म या सबसे बड़ी सफलता है हमारे सिस्टम की। जी यस सर। तो सर मैं एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप 2 पूछिए। सर जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाल में ही कोलकाता रेप केस हुआ था। सर इसके जस्टिस के लिए काफी जगह से आंदोलन निकले थे सर। हमारा विधि एकता संघ, हमने भी प्रोटेस्ट किया था सर। इसमें लॉ स्टूडेंट थे, एडवोकेट थे सर, और उसका अच्छा खासा पड़ा था इलाहाबाद में। सर इस केस में ऑनरेबल एडवोकेट कपिल सिब्बल सर वो एक्यूज साइड को सर रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे लगता है कि जो कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। किसी भी व्यक्ति को भारतीय हमारी प्रक्रिया है उसके अंदर एडवोकेट प्राप्त करने का, अपनी चॉइस का एडवोकेट प्राप्त करने का अधिकार है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि हम फिर जो ये प्रोसिक्यूशन की प्रोसेस है उसको तो हम बाईपास कर रहे हैं। हम जो फिर हमें
जस्टिफिकेशन जो है, जो सीधे इनकाउंटर्स हो जाते हैं, हैदराबाद में रेप केस हुआ, उसमें 3 लोगों को मार दिया गया, तब तो हम फिर जो एक पूरी प्रक्रिया है उसको बाईपास कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन का अवसर आपकी चॉइस के एडवोकेट से रिप्रेजेंटेशन का अवसर मिलना चाहिए, और जो उन्होंने किया उस पर मैं कुछ भी गलत नहीं मानता। और जो भी एडवोकेट जिस पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो भी अपना काम कर रहे थे, और मैं ये मानूंगा कि सबने अपना काम प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ में, जो एक एडवोकेट से एक्सपेक्टेड है उस हिसाब से किया। मैं आपको बता दूं, जब सब साथ छोड़ देते हैं इस पूरे प्रोसेस में, देन इट इज ओनली एडवोकेट जो आपके साथ खड़ा रहता है आखिरी दम तक, कई बार ये जानते हुए भी कि आप गलत हैं। लेकिन वो फैसला मेरा व्यक्तिगत नहीं है। आप गलत हैं तो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए वो फैसला न्यायालय का है, और अगर आप गलत हैं तो किन सर्कमस्टांसेस में आपसे वो गलती हुई, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, वो भी डिमॉन्स्ट्रेट करने का जो आपको हक है वो भी आप अपने एडवोकेट के जरिए कर सकते हैं। और कोई भी जो सजा है ना, उसमें मैक्सिमम सजा फांसी की है, जो भी सजाएं हैं मैक्सिमम आप क्रिमिनल साइड में जाएं, लेकिन उसी के साथ में आपको आजीवन कारावास की भी तो सजा है। तो अगर आप गिल्टी भी हैं, तो अगर आपके पास में एडवोकेट है आपकी बात सही से रख रहा है, तो जीवन का जो अधिकार है वो तो मेंटेन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसपे एज ए लीगल प्रोफेशनल मैं कोई गलत चीज देख पाऊं। अगर मैं लीगल प्रोफेशन में नहीं होता, आउटसाइड होता, तो हो सकता है मेरा परसेप्शन कुछ दूसरा हो, लेकिन मैं बिल्कुल किसी को क्रिटिसाइज करने की स्थिति में नहीं हूँ। सबने अपना काम ईमानदारी से किया, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के साथ किया, जिस भी कॉज को लिया, जिसको भी रिप्रेजेंट किया, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। जी यस सर। तो सर क्या हमारे प्रोफेशन में सर ह्यूमैनिटी की कोई जगह नहीं है? जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया, उनको रिप्रेजेंट किया, व्यक्ति को अधिकार है अपने एडवोकेट्स को चुनने का। तो सर क्या हमारे प्रोफेशन में सर ह्यूमैनिटी नाम की चीज बिल्कुल नहीं है? ह्यूमैनिटी से आप क्या तात्पर्य रखते हैं? कोई व्यक्ति जिसको अच्छे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, सपोज आप जो कह रहे हैं मैं मान लूं, तो आप जो कह रहे हैं वो मैं मान लूं, इसका मतलब है अगले ही दिन इसको इसने पकड़ा, उसको हैंग कर दिया जाना चाहिए। यही ये कंक्लूजन है, अगर मैं आपकी बात मानूं, अगर मैं आपकी बात मानूं, क्योंकि तब तो आप फिर आप ये बताइए, अगर आप ये सोच रखते हैं तो आपके अंदर कहां से मानवीयता बची? आप कितने इनह्यूमन हैं सोच रखते हैं। देखिए, कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। ना पुलिस कानून के ऊपर काम कर सकती है, ना जो कलेक्टिव विल है लोगों की वो काम कर सकती है। भीड़ अगर सोचती है कि आदमी गलत है तो मॉब लिंचिंग हो जाती है, वो मर जाता है, उसके बाद पता चलता है उसने तो कुछ किया ही नहीं, किसी थर्ड आदमी ने किया। तो जब तक फोरेंसिक एविडेंस पूरी तरीके से उस आगे सामने आ नहीं जाते, आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो जाते, उस व्यक्ति का गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। अभी आपने कहा, अभी कल की जो मैं बात कहूं तो किसी और एक व्यक्ति को उस पर्टिकुलर जो पार्लर है उसमें देखा गया है, जो अभी के लेटेस्ट। तो कोई भी संभावना ओवररूल नहीं की जा सकती। तो जब तक जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं प्रोसिक्यूशन एजेंसियों के, उनके आधार पे जो भी एविडेंस वो दिखाएंगे, उसके ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगी। और अगर उसका क्राइम हीनस है, जो दिख रहा है प्राइमा फेसाई, तो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इंक्लूड्स हैंगिंग, वो करेंगी। और पहले ही निर्णय कर दें कि somebody has been accused। अब ये भी तो हो सकता है कोई प्लांट किया गया हो, होने के लिए हर एक संभावनाएं हो सकती हैं। वो हमारा काम नहीं है, वो है काम प्रोसिक्यूशन एजेंसीज का, एविडेंस जुटाना। भीड़ ने क्या किया? आप जैसे ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, 10,000 लोग 8,000 लोग घुस आए और सभी एविडेंस को उन्होंने कुचल डाला, ये भी तो घटना हुई वहां पे। तो जितना बचा खुचा एविडेंस है उसी की बेसिस पे चीजें हो सकती हैं। तो उस भीड़ की ह्यूमैनिटी के बारे में क्या? तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो बिल्कुल जो है रिलेवेंट नहीं है किसी भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में। बुरे से बुरे आदमी बुरापन है वो इसीलिए है कि आप उसको बुरा मानते हैं। एक चीज, दूसरी चीज है कि जो स्थापित कानून है उसकी किसी न किसी धारा का उसने वायलेशन किया है। यस सर। तभी तो वो अक्यूज्ड है, और आज के जो स्थापित कानून है उसके हिसाब से वो अक्यूज्ड है। तो अगर कानून का उल्लंघन हुआ है तो कानून के उल्लंघन के लिए हम ही ने कानून बनाए हैं, और हम ही ने कानून को बनाने की
जो उल्लंघन हुए हैं उससे उल्लंघन को बचाने के लिए, न्याय करने के लिए एक व्यवस्था दी है। तो अगर हम उस व्यवस्था को ओवर रूल करेंगे तो अगले दिन हम भी फंस सकते हैं और हो सकता है हम कंप्लीटली इनोसेंट हों और हमको भी शूट कर दिया जाए। तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ड्रा करना या इनह्यूमन कहना किसी को, मुझे नहीं लगता कि वो उचित है, बिल्कुल अनुचित है, मैं ये मानूंगा जी। तो सर फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर, हाउ यूसीसी विल चेंज इंडिया एंड विच कम्युनिटी विल गेट अफेक्टेड? नहीं, मुझे आपकी आवाज टूट गई, मैं समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हैं शुरू का। सर मैं आर्टिकल सर, सॉरी सर, am I audible to you? आपका कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है तो वो आवाज टूट टूट के आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूं आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सर यूसीसी आने से सर हमारे इंडिया में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं सर, और जो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं जैसे इंडिया में सर, वो उनमें से कौन सी कम्युनिटी सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी सर? देखो, ये मैं आपको एक बात बताऊं मोटी मोटी, जो चीज नेचुरल होती है वो हो जाती है। अब 44 पिछले 70 साल में लागू नहीं हुआ तो उसके कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से लागू नहीं हुआ था। और अगर अभी की जो सरकार है उसको लगता है कि वो जो आज के रीजंस हैं उनके ऊपर वो लागू करवा सकते हैं तो लेके आएंगे। और आपको बता दूं, अगर वो ठीक लॉ नहीं हुआ तो बहुत सारे संविधान संशोधन को उड़ाया गया है। ऐसा नहीं है हर एक संविधान संशोधन, क्योंकि संविधान संशोधन के जरिए ही तो आएगा। आप आर्टिकल 44 को करने के लिए बहुत सारे और चीजों में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। इमीडिएटली उसको इफेक्ट में लाने के पीछे की जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसमें 50 अलग अलग चीजों में उनको चेंज लाने पड़ेंगे। चाहे वो जो हमारा मैट्रिमोनी से रिलेटेड लॉज हैं उनमें, जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं उनमें, जो पर्सनल लॉज हैं उनमें, जो कोडेड हैं उन सब में तमाम सारे में चेंज लेके आने पड़ेंगे। तो वो जो चेंजेस हैं, अगर हमारे जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उस थ्योरी पे या बाकी जो थ्योरीज हैं कि वो जस्ट हो, वो अगर उस पर खरा उतरेगा तो ठीक है, अदरवाइज इट इज ऑलवेज ओपन फॉर लीगल चैलेंज। और बाकी आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफ द डे को कानून बनाने से नहीं रोक सकते। और प्री जजिंग भी उतना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। अगर बन के आता है किस शेप में आता है और जो हमारे एप्रीहेंशंस हैं उन एप्रीहेंशंस का टेक केयर करता है या नहीं करता है, सब पे यूनिफॉर्मली लागू होता है या उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस कार्व आउट होते हैं, ये सब भी तो देखने की बात है। क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, जैसे मैट्रिमोनियल लॉ की मैं बात करूं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसकी बात करें तो लोगों वहां पे तो पॉलीगमी अलाउड है, एक व्यक्ति के कई सारे स्पाउस हो सकते हैं और वो लीगली वैलिड। तो फिर आप अगर स्पेसिफिक एक कम्युनिटी का नाम लें तो रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वहां भी है, एक से ज्यादा जो मैरिजेस हैं मेल की वो वैलिड है एज ऑन डेट। तो ये लिमिटेड वहीं तक नहीं है। हम जब भी यूसीसी की बात करते हैं तो वहीं तक रुकते, उसके आगे भी इसके बहुत सारी चीजें हैं जिसमें इनहेरिटेंस है, जिसमें जो भी अफेक्ट होने वाले हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं और भी कम्युनिटीज हैं। तो लेट द लॉ कम, उसके बाद हमें कुछ इस पे सोचने की बात होगी। जो अफेक्टेड होएगा दे विल डेफिनेटली रेज देयर वॉइस कि ये चीज ठीक नहीं हो रही है। यस सर। तो मुझे लगता है अभी सर जजिंग है, और अगर 70 साल में वो ला नहीं पाए हैं तो अब लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत सारे एक्सेप्शंस के साथ में बहुत सारी जो कैवेट्स हैं, बहुत सारे जो चिंताएं हैं उनको ध्यान में रखते, उनको एड्रेस करते हुए ही ला सकते हैं। और ऐसे थोपा नहीं जा सकता। अगर ऐसे थोपा जाएगा तो उसको जुडिशियली चैलेंज किया जाएगा इमीडिएटली, और वैसे भी किया ही जाएगा। और जब इट विल बी टेस्टेड बाय द सुप्रीम, यस इट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तभी वो लागू होगा। तो मुझे लगता है ऐसा घबराने की आवश्यकता है नहीं, और वो जब तक सामने आ ना जाए तब तक उसको प्रीजज करना उचित नहीं है जी। तो सर आपके अकॉर्डिंग सर कौन सी कम्युनिटी सर सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी सर? मैं आपको अपना पूरा जवाब दे चुका हूँ। जब तक कि कानून की शेप में वो चीज आ नहीं जाती तब तक कोई भी
स्टेटमेंट वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो मुझे मोटा मोटा पता है, लॉ कमीशन जो इसको रिकमेंडेशन के लिए लगा हुआ था जिसमें, तो और जो भी कमेटी बनी हुई है वो लोग इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज को उन्होंने जो एक्सेप्शन कार्व आउट करके उनकी जो पर्सनल चीजें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। तो लेट इट कम। और बाकी है कि आप कुछ ना कुछ सुधार तो होना चाहिए। आप जो प्रिवेलिंग सेक्स रेशियो है उसमें देखें, वैसे भी मेल्स ज्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। तो अगर आप रूल की तरीके से रखेंगे तो 2 4 5 तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कम्युनिटी में एक से ज्यादा महिलाएं नहीं है, पत्नियां कहीं कहीं होंगी, तो ये जो मिसनॉमर है वो बहुत बड़ा है और ऐसा कुछ है नहीं। और यूसीसी का जब भी नाम लेते हैं तो मुसलमान लोगों के पास 4 मैरिज करने की स्वतंत्रता है, यहीं तक लोग सीमित रह जाते हैं। वही ठीक एंगल उसका नहीं है। यूसीसी के बहुत सारे और एंगल हैं। तो मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर लेजिस्लेशन आवेगा और वो जुडिशियली टेस्ट भी किया जाएगा तो ठीक है। और अगर वो ठीक से नहीं लावेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया है और वो चैलेंज अपहेल्ड किए गए हैं, तो वो किया जाएगा। तो अभी मुझे लगता है अभी प्रीजज करना ठीक नहीं है। ओके सर, तो जब तक ये लागू नहीं हो जाता सर तब तक इसे हम कह सकते हैं कि लागू होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेट इट कम इन शेप। अभी शेप में भी नहीं आया है, अभी तो प्रक्रिया में। सर तो सर जब तक प्रक्रिया में आ रहा है सर, तब तक क्या हम इसे कह सकते हैं कि एक हिंदू और एक मुस्लिम्स में बस एक डिबेट का है, डिबेट कह सकते हैं सर? तो बहुत ही साधारणीकरण और बड़ा ही सिंप्लीफाइड वर्जन होएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर कोई इस लेवल का कानून लाया जा रहा है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जिससे सभी प्रभावित होंगे, तो उसको बड़े स्तरों पे जांचा जाएगा, उसके बाद ही लाया जा सकता है। आप समाज में अगर सरकार के रूप में हैं तो समाज से ताकत पाते हैं, तभी आप सरकार के रूप में बचे रहेंगे। और अगर ऐसा कोई सरकार करता है तो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, लोग लंबे समय तक नहीं चलेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा अभूतपूर्व कदम होने जा रहा है जो सभी लोगों को उनकी जो सामाजिक मान्यताएं हैं या जो उनका धार्मिक परिवेश है या उनका जो पर्सनल लॉज हैं उनके लेवल तक उनको अफेक्ट करता हो। मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी आवेगा वो बैलेंस तरीके से आवेगा। और अगर नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, हो सकता है मैं ही चैलेंज कर दूं। तो इट डिपेंड्स कि क्या होता है, और लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सर मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन सर, सर क्या ये सारी यूसीसी के ना आने सर जिसने परेशानियां दिक्कतें बताई सर, क्या बिना यूसीसी के भी ये सारी चीजें खत्म हो सकती हैं? अगर हम चाहे उसमें धर्म के बारे में बात करें, जाति के बारे में बात करें या फिर एक जेंडर के बारे में बात करें? देखो, मुझे लगता है कि कानून बना के तो चीजें खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, कोशिश कोट एंड कोट होएंगी तभी जब आप खुद से एफर्ट करेंगे। और अगर कोई समस्या होती नहीं तो कानून की भी जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें हैं नहीं ठीक हो रही हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं, और अगर ठीक करने की प्रक्रिया खराब होगी, ठीक करने की प्रक्रिया भी तो ठीक होनी चाहिए, तो उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करे। और ठीक करने की प्रक्रिया ठीक होगी तो मुझे लगता है कि सब एप्रीहेंशंस खत्म हो जाएंगे। ओके सर, तो मैं टीम को अपने इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि सेक्शंस खत्म हो चुके हैं। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट राउंड। आपका नो सर, रैपिड फायर ज्यादा कुछ भी नहीं था सर, ये हमारे कुछ डाउट थे सर जो मतलब क्लियर हो गए हैं सर। दिस इज अ स्मॉल टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आई टू सर ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। थैंक यू सर आप यहाँ आए, आपने अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारी ऑडियंस और पूरी विधि एकता संघ की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपने प्रिपरेशन की और जो सवाल पूछे वो सभी रेलिवेंट थे और
मैं कहूँगा कि आपका जो प्रयास है वो सराहनीय है, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप फर्स्ट जनरेशन जो एडवोकेट हैं पोटेंशियल, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स, उनके लिए काम कर रहे हैं। और ये आप बहुत है कि सामाजिक दायित्व जो आपका है सामाजिक न्याय की तरफ ले जाने का, उसकी भी फुलफिलमेंट में आप अपना योगदान कर रहे हैं। क्योंकि सबसे Yes, ज्यादा sir. जो गरीब होता है या सबसे ज्यादा जो दिक्कत में होता है वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स उनके लिए Yes, sir. तरीके नहीं नहीं तुमको यही करना है, तो जो उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है वो भी बहुत कम है। जो उनको रेम्यूनरेशन यानी कि पॉकेट खर्च मिलता है वो भी इतना होता है कि जितने में उनका काम हो जाए, उससे ज्यादा कुछ नहीं पाते, तो उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं होती। तो Yes, मैं sir. कॉर्पोरेट लाइफ से गुजर चुका हूँ, और मुझे लगता है कि जितने भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, एक तरीके से मैं कहूँगा कि आपका वो होता है, तपस्या होती है, जिसमें आप लिमिटेड में अपने Yes, आप sir. ट्रेन करते हुए अच्छे से अच्छा दिखते हुए लिमिटेड रिसोर्सेज में आप और अच्छे से अच्छा Yes, sir. परफॉर्म करने का प्रयास करते हैं। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने लॉ को चुना और जो लीगल फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं और जिनके अंदर जुनून है, जज्बा है, उन सबको मैं बोलता हूँ कि आप कर सकते हैं। इफ एनीवन एल्स कैन डू, आप भी कर सकते Yes, हैं। sir. अगर लास्ट में थैंक यू बोलना चाहूंगा सर हमारे इवेंट डिपार्टमेंट की टीम को, जिनकी मेहनत और एफर्ट्स की वजह से ही आज ये एपिसोड सक्सेसफुल बन पाया है। फर्स्टली प्रियंका मैम, मयंक सर, श्वेता रंजन, तनीश चंद्र, युक्ता गुजर, आदित्य कुमार और वो सारे मेंबर्स हु हेल्प अस इन मेकिंग दिस इवेंट अ ह्यूज सक्सेस। Thank you so much everyone. Thank you so much sir for joining this evening. बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। everyone. Have a good day sir. आपको भी आपके एफर्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। Okay sir. Thank you sir.